हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, यदि भारत की बात करें तो ऊर्जा आवश्यकता बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जब हम रीन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो एक बड़ा नाम हमारे सामने आता है, वो है सौर ऊर्जा। हाल में सौर अलायंस को लेकर भारत की जो गतिविधियां थी वो पूरे विश्व स्तर पर देखी गई। लेकिन एक रिसर्च अभी हाल में प्रकाशित हुआ और बहुत सारे अखबारों ने इसे कवर भी किया। मैंने सोचा मैं भी उसे वीडियो के रूप में कवर करूं कि किस प्रकार से भारत में जो दैनिक रूप से सौर ऊर्जा मिलती है और जो सौर घंटे हैं वो कम होते जा रहे हैं। मतलब भारत में जितने भी इस प्रकार के आपको सोलर मीटर दिखेंगे या जो सोलर सेल दिखेंगे, उनकी क्षमता भी कम होती जा रही है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा लगातार कम मिल रही है उनको। थोड़े से विस्तार पे इस पे बात करेंगे क्योंकि बड़ा गहन अध्ययन है और वो सभी स्टूडेंट जो भूगोल और पर्यावरण को पढ़ते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है? देखिए, बहुत से वैज्ञानिक शोध, देखिए मैं कई बार वर्बेटिम इसलिए भी पढ़ देता हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं, वो वीडियोस को इस प्रकार से देखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा पढ़ देता हूं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कम इंटरनेट क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाती है। तो क्या है कि भारत में पिछले 3 दशकों से आप देखें तो धूप के घंटे लगातार कम हो रहे हैं। इसको मैं अभी डिफाइन भी करूंगा, मैं इसे अभी डिफाइन करूंगा। ठीक है, धूप के घंटे लगातार कम हो रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन को न सिर्फ प्रभावित करे बल्कि जो देश की ऊर्जा नीति है, आप सबको पता है कि इस समय जो ऊर्जा को लेके वैश्विक स्तर पे लगातार महामारी चल रही है, महायुद्ध चल रहा है। भारत को इस प्रकार की खबरों से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो तो आएगी सामने, है ना। कृषि क्षेत्र और समग्र पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां ये पैदा कर सकता है, गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकता है। रिसर्च किन के बीच हुआ तो BHU पुणे में जो उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है कि IITM, ठीक है, IMD जो भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है, इन सब ने मिलकर एक व्यापक सर्वे किया और 4-5 वर्ष 6 वर्ष अच्छे से अध्ययन करने के बाद इस रिजल्ट पे आए हैं। ठीक है, उसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि धूप के घंटों का अर्थ क्या है। पहले उसको समझ लीजिए। क्या है कि वह समय होता है जब सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि उसे मौसम विज्ञान के उपकरणों द्वारा दर्ज किया जा सके। जितने भी मौसम विज्ञान के उपकरण है वो दर्ज कर सके। देखिए, कई बार आपने जाड़े में देखा होगा कि सूर्य निकलता है, आपको नहीं पता चलता, पर वो दर्ज होता है, तो दर्ज किया जा सके। इसकी एक और यूनिट है कि आमतौर पे 120 वाट प्रति वर्ग मीटर अगर इस मापदंड के हिसाब से सौर ऊर्जा आपके तक पहुंच रही है तो इसको धूप के घंटे कहे जाएंगे। अगर नहीं पहुंच रही तो नहीं माना जाएगा। अब रिसर्च पे आ जाते हैं कि दिक्कत कहां पे हो रही है। ठीक है, तो अध्ययन की मुख्य बातें क्या है? 1988 से लेकर 2018 तक लगभग 20 वर्ष का अध्ययन है। भारत के 9 क्षेत्रों में 20 मौसम विज्ञान केंद्रों से आंकड़े एकत्र किए गए और उनसे रिजल्ट निकला। अब देखिए, क्षेत्रवार देखा जाए तो जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र, मतलब जहां से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां से उत्तर प्रदेश वगैरह वाले जो क्षेत्र हैं उन सबको गिनते हुए क्या है, अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता सबसे अधिक, यानी कि प्रतिवर्ष 13.1 घंटे की कमी है। मतलब पूरे साल में छोटा छोटा, कभी 1 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट, पूरे 365 दिन को कैलकुलेट करने के बाद आपने देखा कि प्रतिवर्ष 13.1 घंटे कम सौर ऊर्जा मिली है, कम ऊर्जा मिली है। हमारे ऊर्जा जरूरतों के लिए ये खतरनाक है। ऐसे ही आप देखेंगे तो हिमालय क्षेत्र में लगभग 9.5 घंटे। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो उत्तरी मैदान है और इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र है ना, पूर्वी तटीय क्षेत्र, मध्य अंतर्देशीय क्षेत्र, ये लगातार इससे प्रभावित है। दक्कन का पठार की बात की जाए तो लगभग 3 घंटे की अगर गिरावट है तो यहां पे भी देखी गई है। मतलब लगभग भारत के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वहां पे, खासकर जैसे जो उत्तरी मैदान की बात की गई, सबसे ज्यादा ऊर्जा तो यहीं पे जरूरत भी पड़ती है और सबसे ज्यादा यहाँ पे आती भी है। लेकिन यहाँ पे अगर इतनी गिरावट है, इसका मतलब क्या है? भविष्य के लिए ये सुखद संकेत नहीं है। जो हमारे सौर घंटे कम हो रहे हैं वो हमारी ऊर्जा क्षमता को कम कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी जो है उसको कम कर रहे हैं और भविष्य में इस ऊर्जा को जब हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे उसको में भी कमी ला रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ में भी कमी ला रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करें इसके आगे कि क्यों हो रहा है, थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। तो जो सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा है वो एरोसोल है। एरोसोल क्या होता है? एरोसोल पे बात कर लेते हैं। तो क्या है? वायुमंडल में तैरते हुए अत्यंत सूक्ष्म ठोस तरल कण, आकार इतना छोटा होता है, कितना छोटा होता है?
0.001 से लेके लगभग 1 माइक्रोमीटर तक की जो बात होती है, ठीक है, लगभग 100 माइक्रोमीटर तक, माफ कीजिएगा, मतलब एकदम बहुत छोटे से थोड़े से और बड़े तक ये होते हैं और हवा में तैरते हैं। हल्के हैं तो लगातार हवा में तैरते रहते हैं, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ से ये एरोसोल प्राप्त होते हैं? वाहनों से सबसे ज्यादा उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, डीजल और पेट्रोल वाहनों से निकलते हैं, उनके धुओं से। औद्योगिक उत्सर्जन, निश्चित तौर पर जितने भी उत्सर्जन हैं जो दरअसल वायु प्रदूषण में अपने को क्या कहते हैं, आप जिनको देखते हैं, वो सभी उत्सर्जन एरोसोल को भी उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। फिर क्या है? बायोमास दहन, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 सबसे बड़े प्रदूषण के कारक क्या है, तो आप तीनों का नाम लेंगे। तीनों से एरोसोल निकलता है और वो क्या कर रहा है? डिम, एक टर्म आता है ना सोलर डिमिंग, वो कर रहा है, जो हमारी सौर मंदन जिसे कहते हैं, वो उसको प्रभावित कर रहा है, ठीक है। और धूल, निश्चित तौर पे जो निर्माण गतिविधियों में, जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ दिल्ली के जिस क्षेत्र में, लगभग दक्षिण दिल्ली है, वहाँ पे आपको बहुत धूल मिल जाएगी, और जब बहुत धूल है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे आपको एरोसोल भी बड़ी मात्रा में मिल जाएगा, ठीक है। और सल्फेट और नाइट्रेट कण जो है रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो 3 प्रमुख कारक हैं वो वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन और बायोमास दहन है, जहां पे सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि एरोसोल धूप को रोकते कैसे हैं। तो 2 प्रमुख तरीकों से सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं। पहला क्या? प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट। सूर्य की किरणों को क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। जो सूर्य की किरण ऐसे आ रही है उसको परावर्तित। अच्छा, एक बात बताइए जाएगा आपको, जैसे जो विभिन्न चीज़ें होती हैं, जैसे परावर्तन होता है, प्रत्यावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता है, परावर्तन पता है, ठीक है। इस चीज़ को अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आज जो एनसीईआरटी है, विज्ञान की एनसीईआरटी, उसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा, ठीक है। तो क्या है? परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, या अवशोषित कर लेते हैं, या तो सोख लेते हैं या तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जिस डायरेक्शन में वो दरअसल जाती है, यानी कि अर्थ के डायरेक्शन में आ रही, वहां पे आ नहीं पाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है? सतह तक पहुंचने वाली रोशनी जो होती है क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है। अगला क्या है? अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? अधिक जटिल और महत्वपूर्ण है जो अप्रत्यक्ष प्रभाव है। एरोसोल कण क्या करते हैं? क्लाउड कंडेंसेशन, जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको उनके रूप में कार्य करते हैं। तो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के रूप में जब ये काम करते हैं तो दरअसल जो बादल होते हैं, जो आकाश में पाए जाते हैं, उनको फॉर्म करते हैं। और निश्चित तौर पे जो बादल होते हैं वो बड़ी मात्रा में सूर्य के प्रकाश को रोकते हैं। तो दोनों तरीकों से ये सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पे आने नहीं दे रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमने देख लिया। लेकिन एक चीज़ और देखते हैं कि इसकी जो सोलर डिमिंग है, जिसकी मैंने बात की थी, उसको थोड़ा सा परिभाषित कर देते हैं कि सोलर डिमिंग क्या है। जो तापीय मंदन या जो सौर मंदन है, उसकी बात क्या है? जिसमें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सौर विकिरण की मात्रा में कमी आती है। यह शब्द भ्रामक हो सकता है क्या? सूर्य स्वयं मंद नहीं हो रहा है, बल्कि उससे जो रोशनी आ रही है वो कम पहुंच रही है, उससे जो ऊर्जा आ रही है वो कम पहुंच रही है। सूर्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोलर डिमिंग का मतलब सन में कोई डिमिंग नहीं है, उसका जो प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है उसमें डिमिंग है। कारण बादल, एरोसोल और एरोसोल के जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव है ना। वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो 1950 से 80 तक विश्व के अधिकांश भागों में ये सोलर डिमिंग देखी गई। 1980 के दशक के बाद यूरोप, जापान, अमेरिका में जैसे कहते हैं ना कि ब्राइटिंग शुरू हुई। जैसे जापान और अमेरिका ने बहुत अच्छे से इस पे काम किया। इवन चीन ने बहुत काम किया है। चीन में विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो इस पे बहुत बेहतर काम हुआ है ना। चीन में हाँ 2000 के दशक में डिमिंग जारी रही, लेकिन फिर सुधार के संकेत दिख रहे हैं ना। भारत में निरंतर डिमिंग जारी है, जो चिंताजनक है। भारत के वैज्ञानिकों को, खासकर जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हें इस पे काम करना होगा, थोड़ा सा इस पे विचार करना होगा, देखना होगा। चलो, जो सोलर डिमिंग की प्रक्रिया है उसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो एरोसोल उत्सर्जन होता है, विभिन्न स्रोतों से एरोसोल प्रवेश करते हैं, ये निचले वायुमंडल में फैल जाते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। फिर ये प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं और अवशोषण कहते हैं, जो मैंने बताया, जो इनका काम है कि प्रकाश को फैला देते हैं या अवशोषित कर लेते हैं। प्रकाश नीचे नहीं आ पाता या डायरेक्शन चेंज हो जाता है उसका, ठीक है। एक टर्म इस्तेमाल होता है अल्बीडो, आई होप आप जानते होंगे। अल्बीडो की जो प्रक्रिया होती है वो भी यहाँ पे दिखती है, ठीक है। एरोसोल कण सूर्य की किरणों को तितर बितर कर देते हैं, कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाता है, ठीक है। सीधी धूप जो होती है वो कम हो जाती है, जो डायरेक्ट सनलाइट होती है। चरण 3 में क्या होता है? बादल विशेषताओं में परिवर्तन, जो मैंने बताया था अप्रत्यक्ष। एरोसोल सीसीएन के रूप में कार्य करते हैं, जो मैंने बताया था, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की बात की थी, उसके रूप में कार्य करते हैं। अधिक घने और स्थायी बादल बनते, आने ही नहीं देते हैं सनलाइट को, जो मैंने समझाया भी था अभी, ठीक है। और क्या है? बादल अधिक परावर्तक, अधिक रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं, अल्बीडो उनका बढ़ जाता है, ठीक है, अल्बीडो उनका बढ़ जाता है। धूप के घंटों में कमी होती है निश्चित तौर पे। जब यहाँ तक हो गया, इन दोनों प्रोसेस में आप देखेंगे कि धूप के घंटों में कमी आ रही है, सतह तक पहुँचने वाली सौर ऊर्जा घट जाती है, मापे गए जो धूप के घंटे हैं कम हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो उत्तरी मैदान, वहाँ कलकत्ता तक की अगर बात की जाए तो लगभग 13.1 घंटे का कमी देखी गई, जो पिछले वर्ष की मैंने बात की, जो भी आंकड़ा मैंने आपको बताया था। चलिए, नीतिगत हस्तक्षेप क्यों जरूरी है, कहाँ कहाँ पे क्या किया गया,
तो चीन और जापान का उदाहरण क्या है कि शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि भारत को चीन और जापान द्वारा अपनाए गए जो वायु गुणवत्ता क्या कहते हैं उपाय हैं उन पे काम करना चाहिए। अगर हम भविष्य में भारत में सौर घंटों को बढ़ाना चाहते हैं, जो मंदन है उसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो हमें इस दिशा में काम करना पड़ेगा। क्या क्या कार्रवाई है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP को सख्त रूप से कार्यान्वित किया जाए, प्रदूषण नियंत्रण पे काम किया जाए। प्रदूषण नियंत्रण पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मैं जिस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिल्ली में भी खासकर NCR रीजन में बड़े स्तर पे प्रदूषण नियंत्रण कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुझे बताएंगे कि एक विशेष व्यवस्था होती है जब प्रदूषण और वाहनों के प्रदूषण पे एक विशेष प्रकार की रोक लग जाती है, कुछ कहते हैं उसका नाम बताइएगा जरा। NCR में बड़ा फेमस है, ठीक है। उल्लंघनकर्ताओं के लिए कड़ी सजा है ना। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन यहाँ पे किया जाए। सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए अनुकूलन का मतलब क्या है कि बेहतर पूर्वानुमान मॉडल। अगर आपको यह पता चल रहा है कि इस प्रकार से सौर मंदन हो रहा है तो आप उस समय अधिकतम एब्जॉर्प्शन कीजिए जिस समय आपके पास डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, ठीक है। तो एरोसोल प्रभाव को देखते हुए कुछ वहां पे भी काम किया जाए। प्रौद्योगिकी में सुधार किया जाए ताकि एरोसोल होने के या तो एरोसोल को हटाया जाए और एरोसोल से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं उसको भी कैप्चर किया जाए, ठीक है। भौगोलिक विविधीकरण क्या, कम प्रभावित क्षेत्रों में जो परियोजनाएं उनको बढ़ाई जाए, है ना। हाइब्रिड प्रणालियां तैयार की जाए ताकि विभिन्न प्रकार से इन चीज़ों को बेहतर किया जा सके। तो मुझे ये आशा है कि भविष्य में जो भारत की सरकार है और या जो प्रदेश सरकारें हैं या जो विभिन्न संस्थान हैं वो मिल के इस पर बेहतर तरीके से काम करेंगे और ये जो मंदन हो रहा है ना इसको रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि भविष्य जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी का है। जो पूरे विश्व ने देखा कि पेट्रोल को लेके, गैस को लेके, कोयले को लेके मारामारी है, प्लस प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जब रिन्यूएबल एनर्जी रहेगी तो भारत जैसे देशों के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो वैज्ञानिक हैं वो इस दिशा में बहुत बेहतर सोच रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। आर्टिकल आ गया तो सोल्यूशन भी आ ही जाएगा। एक चीज़ और आ रही है, वो है क्या? दिवाली। तो पहले तो एडवांस में आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। दिवाली के अवसर पे आप सबको पता है कि ये त्यौहार प्रकाश का त्यौहार है। आपके घर तक प्रकाश पहुँचे, ज्ञान का प्रकाश पहुँचे। तो स्टडी IQ IAS में ये दिवाली उत्सव सेल चल रही है। हमारे जितने भी बैचेस हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अक्टूबर मॉर्निंग बैच है 2027 का, इसमें या 2026 का जो फास्ट ट्रैक बैच है इसमें, या जो 2028 का जो बैच है, इन सब बैचेस में अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि ये बैच इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश में मौजूद है, तो हर वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं। नीचे विकास लाइव कोड फ्लैश कर रहा होगा, इस कोड का इस्तेमाल करके आप अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं जो हमारा 2027 का बैच है वो मात्र 17,999 में मिल रहा है जब आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि 22 अक्टूबर तक ही ये सेल चलेगी, उसके बाद ये सेल नहीं होगी, इसके बाद ये सेल खत्म हो जाएगी, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो भी 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 22 अक्टूबर तक चूंकि सेल मिलेगी तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। ये जो बैच है, जिस बैच की मैं बात कर रहा हूँ, ये बैच सूरदास से शुरू हो रहा है। तो इस बैच से जुड़ने की डिटेल्स भी आप हमारे ऐप या वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो भी स्कैन करके मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर जुड़ जाइए। बातें करेंगे ऑप्शन को लेके, पढ़ाई को लेके, प्रिपरेशन को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स के सारे PDF पे वहीं शेयर करता हूँ और समय पे नई नई चीज़ें होती रहती हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जुड़िए, मिलते हैं उस पर और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के दिन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।